लीगल प्रोविजंस का क्या मीनिंग है कि अगर इनकम टैक्स एक्ट या कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेट है या फिर जो भी आपको मेथड बताया जाए डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, आपको उसी के अकॉर्डिंग फिर उसका कैलकुलेशन करना है। तो ये बड़े बड़े बिजनेस में, मैंने कल भी बताया था कि कुछ बिजनेस जो होते हैं जैसे कंपनीज, उनके लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना मैंडेटरी होता है। वहां पर कंपनीज में ये भी बताया जाता है कि डेप्रिसिएशन का आप मेथड कौन सा यूज करेंगे चार्ज करने का, और डेप्रिसिएशन किसी भी स्पेसिफिक एसेट पर किस रेट से चार्ज किया जाएगा, यानी वो प्री डिटरमाइंड रेट और प्री डिटरमाइंड आपको मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन पहले से ही बताया जाता है। तो फिर आप वहां पर उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करें। ये चीजें अभी आपको थोड़ी टाइम में समझ में आएंगी जब न्यूमेरिकल पोर्शन पर पहुंचेंगे। मेनली आपके यहाँ पर जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। क्या कौन सा टॉपिक है आज का सबसे इम्पोर्टेंट? मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आपके सिलेबस में देयर आर टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको शॉर्ट में SLM भी बोलते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसको शॉर्ट में तो नहीं, लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसको शॉर्ट में WDV भी बोलते हैं। फिलहाल डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड और कितने मेथड्स आपको बताए मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करने के? देयर आर टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, दैट इज फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड वन इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इन दोनों मेथड्स को आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। हालांकि और भी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड्स होते हैं जिनको आप सीनियर क्लासेस में जाकर के स्टडी करेंगे, बट नाउ इन क्लास 11 देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ टू मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? ये बहुत ही इजी मेथड है। इस मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमें किसी भी एसेट की कॉस्ट जो होती है उस कॉस्ट पर एक स्पेसिफिक रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। और ये माना जाता है इस मेथड में कि किसी भी एसेट की वैल्यू एक स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। हर बार जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो एसेट की कॉस्ट पर ही चार्ज किया जाता है, ठीक है। और वो रेट या तो आपको पहले से गिवन होगा, अदरवाइज नहीं गिवन, तो एक फिक्स अमाउंट का डेप्रिसिएशन क्योंकि पर ईयर हम चार्ज करते हैं, इसलिए आपको उसके लिए एक फॉर्मूला भी है डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने का। वो फॉर्मूला भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। वहां वो तीनों चीजें जो कल हमने डिस्कस की थी और अभी भी मैंने आपको शॉर्ट में बताई थी कौन कौन से, वो तीनों बेसिस वर्क करेंगे डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए, जो कि हमने डिस्कस किए हैं। कौन कौन से? कॉस्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। उनके बेस पर भी आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रेट लाइन मेथड में कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड कैसा मेथड है? वो मेथड है जिसमें हम किसी भी फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट की कॉस्ट पर ईयर आफ्टर ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और ये मान करके ये स्ट्रेट लाइन मेथड ये मानता है कि कोई भी एसेट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, ठीक है। अब देखिए कैसे, इसका एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपीज का हमने कोई फर्नीचर खरीद और वो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ
फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर, और हम उस पर 10% पर ईयर के अकॉर्डिंग क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन। तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000, यानी पर ईयर उसकी कॉस्ट में कितनी कमी आ रही है, उस फर्नीचर को हम जब यूज कर रहे हैं तो पर ईयर उसकी कॉस्ट में 10,000 का क्या आ रहा है, फॉल आ रहा है, जिसे हम डेप्रिसिएशन के नाम से चार्ज करेंगे। और अपने प्रॉफिट में से 10,000 रुपीज उस एसेट के डेप्रिसिएशन के नाम से क्या कर देंगे, प्रॉफिट में से कम कर देंगे। तो ऐसे ही ईयर आफ्टर ईयर क्या होगा, 10,000 रुपीज का ही डेप्रिसिएशन, क्योंकि कॉस्ट पर ही चार्ज किया जाता है तो हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और आपको ये पता चलेगा कि एंड ऑफ 10th ईयर आपकी एसेट की वैल्यू तो हो गई 0, ठीक है, और डेप्रिसिएशन का टोटल बैलेंस आ जाएगा, वो होगा 1 लाख। यानी अगर आप 10 साल के बाद उस एसेट को यानी उस फर्नीचर को रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या होंगे, 10,000 करके जो पर ईयर आपने प्रॉफिट में से कम करके डेप्रिसिएशन के नाम से अरेंज किए थे, वो अमाउंट 1 लाख आपके पास होंगे। उसमें और अमाउंट ऐड करके आप एक नए फर्नीचर को रिप्लेस इजीली कर पाए। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसमें क्या समझ आया हमें कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो हर साल सेम रहता है, क्योंकि परसेंटेज 10% है और हम किस पर चार्ज करते हैं, उस एसेट की कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और हर साल वो सेम ही रहता है। यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में, जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन पर अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो आप डेप्रिसिएशन में ये ड्यान रखेंगे कि किसी भी एसेट पर अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो वो कब परचेज की गई, यानी टाइम ड्यूरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, किस डेट को एसेट परचेज की गई, और उसी के अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करते हैं। तो टाइम इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल चार्जिंग डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम ईयर के एंड में। तो हमें ये भी देखना होता है कि जिस एसेट को जब भी खरीदा गया है उस डेट से लेकर ईयर के एंड तक का ही डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, पूरे ईयर का चार्ज नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो ईयर आफ्टर ईयर नेक्स्ट ईयर्स में वो पूरे साल हमारे पास होंगी एसेट, तो हम उन पर पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यानी परचेजिंग ईयर और सेलिंग ईयर में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एसेट को हमने कितने टाइम यूज किया। अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, अभी क्वेश्चंस में जैसे जैसे ये प्रॉब्लम्स आएंगी दोबारा डिस्कस करेंगे, और उसी के बेस पर और भी जो रूल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड सभी को क्लियर है। इट इज अ मेथड इन विच वी चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन अ फिक्स्ड रेट ऑन द कॉस्ट ऑफ एसेट। किसी भी एसेट की कॉस्ट पर हम एक फिक्स रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो ईयर आफ्टर ईयर कैसा होता है, सेम होता है। और एंड ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो एसेट की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में ये बोलता है कि ये मानता है कि किसी भी एसेट की वैल्यू एक स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और अगर कुछ मिलता भी है तो उसके अकॉर्डिंग उसको माइनस करके अलग मेथड है वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इस मेथड का दूसरा नाम भी है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, भी इसी को कहते हैं। अनदर नेम ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड के ही एक दो क्वेश्चन आज देखते हैं, और उसके बेस पर डेप्रिसिएशन के इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 14.48 न्यू बुक में। ओल्ड बुक में आप लोग पेजेस को देख सकते हैं, आपके अलग होंगे, लेकिन न्यू बुक में जो पेज है 14.48, क्वेश्चन नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन है।
Calculate the amount of annual depreciation and rate of depreciation under straight line method, ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है SLM, from the following. आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसके बेस पर आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम तब फाइंड आउट करते हैं जब हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ना हो, क्योंकि वो जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन मेथड में तो ईयर आफ्टर ईयर क्या होता है, सेम होता है. तो उसके लिए एक और फॉर्मूला भी है उसे फाइंड आउट करने का, जो अभी मैं आपको बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग. उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या है, परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर रुपीज 96,000, स्पेंड रुपीज 24,000 ऑन इट कैरेज रिपेयर्स एंड इंस्टॉलेशन. एक पुरानी मशीन इन्होंने, सेकेंड हैंड मशीन का क्या मतलब है, एक ओल्ड मशीन इन्होंने खरीदी, कितने में परचेज की, 96,000 में. एंड आफ्टर दैट उन्होंने उस पर कितना एक्सपेंड किया, कितना खर्च किया, दे हैव एक्सपेंड रुपीज 24,000. मीन्स पुरानी मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हमने उस पर 3 एक्सपेंसेस किए. कौन कौन से, कैरेज, रिपेयर्स एंड इंस्टॉलेशन. ये सभी इसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे जो कल से हम डिस्कस कर रहे हैं. यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट में हम क्या क्या प्लस कर देंगे, कॉस्ट प्लस expenses which we have expend to make a asset in working condition. हम किसी भी एसेट की कॉस्ट में उसके वो सारे एक्सपेंसेस भी ऐड कर देंगे जो उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हमने खर्च किए. तो हमारी एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 96,000 प्लस 24,000, दैट मीन्स 1,20,000. ठीक है. इसके बाद एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन 4 years. इस मशीन की जो एस्टिमेटेड लाइफ है, यानी कितने ईयर्स तक इजीली वर्क करेगी हमारे बिजनेस के लिए, ओनली फॉर 4 years. एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू रुपीज 72,000. अगर हम इसे 4 years के बाद सेल करेंगे तो इसे हम सेल करने पर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो माना जा सकता है कि इससे हमें कितना पैसा मिल सकता है 4 साल बाद, 72,000. तो ये कैसी वैल्यू हो गई, स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू. यानी ये एस्टिमेट है, ये दोनों ही एस्टिमेट है. 4 year चलेगी, हो सकता है हमारा एस्टिमेट फेल हो जाए, 4 से 5 year भी चल जाए और हो सकता है 3 years ही चले. लेकिन ये एस्टिमेट किस पर लगाया गया है, किस बेस पर, उस मशीन को देख करके, उसके मैकेनिक से बात करके कि ये कब तक वर्क कर सकती है. तो इन सबको बेस मान करके उन्होंने उसको एस्टिमेटेड लाइफ को फिक्स कर दिया. और फिर ये भी देखा कि उन्हीं से एक्सपर्ट से ही बात की और ये पूछा कि इसको अगर हम सेल करेंगे 4 साल बाद तो ऑलमोस्ट कितने अमाउंट में सेल हो जाएगी. तो उन्होंने ही हमें बताया कि अराउंड 72,000 रुपीज तक आपको इससे मिल सकते हैं. अब हो सकता है उससे कम भी मिले और हो सकता है उससे ज्यादा मिले, वो एक एक्यूरेट अमाउंट होगा. बट आज हम अगर किसी एसेट के बारे में कुछ आगे का सोच रहे हैं तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट. अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आपको रेट गिवन नहीं, लेकिन 3 चीजें गिवन है, कॉस्ट ऑफ एसेट, लाइफ ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट. तो इसके बेस पर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, देखिए इसके बेस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का फॉर्मूला है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस. अब यहाँ इंस्टॉलेशन चार्जेस में वो सभी चार्जेस आ जाएंगे जो फ्रेट या जो भी आपने कैरेज या रिपेयर, वो सब इंस्टॉलेशन का पार्ट या उससे रिलेटेड, जिसने मैंने कहा था ना कल कि जिसने इसको खरीदने से वर्किंग कंडीशन में लाने तक जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब इसमें ऐड हो जाते हैं. इन सबको ऐड करने के बाद माइनस क्या करेंगे उसमें से, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू
और अपॉन में लेंगे इसमें एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। क्या फॉर्मूला बना हमारा? कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस एक्सपेंसेस विच हैव बीन स्पेंड ऑन द ऑन एक्वायरिंग एसेट एंड मेक इट इन द कंडीशन ऑफ वर्किंग। यदि उस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अब इस फॉर्मूले में हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारी एसेट की कॉस्ट क्या है? 96,000 प्लस आप उसके इंस्टॉलेशन, कैरेज, रिपेयर्स पर कितना एक्सपेंड कर रहे हैं? 24,000। वो इसमें क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। माइनस करेंगे एस्टिमेटेड स्क्रैप या रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल या स्क्रैप वैल्यू सेम ही होता है, तो वो कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 72,000 अपॉन उसकी यूजफुल लाइफ क्या है जरा बताएंगे? 4 ईयर्स दिया हुआ है ना, कितने ईयर्स तक वो वर्क करेगी? 4 ईयर्स। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कौन सा अमाउंट निकल के आएगा? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,20,000 माइनस 72,000। जल्दी से कैलकुलेट करिए, ये तो आप कैलकुलेशन तो सभी को आ रहे होंगे। 1,20,000 माइनस 72,000 डिवाइडेड बाय 4। अब 11th क्लास का कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया। कितना आएगा जल्दी से बताइए? मैम 12,000। 12,000 मैम 12,000। हाँ, किसने किया? एक या दो स्टूडेंट्स ने। सब कॉपी लेके बैठेंगे और सभी कैलकुलेशन करेंगे। ये एक चैप्टर आ गया पहला जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा होंगे, आगे अभी और बढ़ेंगे। तो ये 12,000 पर ईयर हमें इस मशीन पर क्या चार्ज करना है? डेप्रिसिएशन। पर ईयर हम कितना डेप्रिसिएशन उस मशीन पर चार्ज करेंगे? 12,000। और मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या बताया आपको कि स्ट्रेट लाइन मेथड में द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम ईयर आफ्टर ईयर। हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसा होता है? सेम होता है। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे अपनी बुक्स में हर साल 12,000 12,000 रुपीज का ही डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे एसेट की वैल्यू। क्लियर? अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपसे कहा जाए कि क्या है, तो इसके बेस पर आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, यहाँ से मैं इसको रब कर रही हूँ, यही लिख देती हूँ। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू depreciation upon cost of asset into 100। तो डेप्रिसिएशन अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, कितना था? 12,000। हमारी एसेट की कॉस्ट क्या थी? 1,20,000। कैसे? 96,000 प्लस 24,000। तो टोटल कॉस्ट कितनी थी उसकी? हिस्टोरिकल कॉस्ट 1,20,000 इनटू 100। तो क्या रेट निकल के आएगा? 1 2 3 4 और 12 से 12 कट गया तो कितना रह गया? 1 0 रह गया ना। तो 10%। 10%। डेप्रिसिएशन का रेट कितना निकल के आया? 10%। यानी अगर आपसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। उससे पहले आप डेप्रिसिएशन पहले फाइंड आउट कर लेंगे, तभी इसको फॉर्मूले को अप्लाई करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो उन क्वेश्चंस में हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट नहीं करेंगे, वहां आपको गिवन होंगी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यू हैव टू ओनली find the amount of depreciation on that particular asset on the basis of those rates।
तो ये वाले फॉर्मूले को हम यूज वहां करेंगे जहां आपको इनसे रिलेटेड सारी चीजें गिवन होंगी, यदि सारी इंफॉर्मेशन होंगी और रेट गिवन नहीं होगा, तब आप इस फॉर्मूले से डेप्रिसिएशन अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर रेट गिवन है तो आप डायरेक्टली एसेट पर रेट को अप्लाई करके डेप्रिसिएशन अमाउंट चार्ज कर देंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको ये डिफरेंस समझ आएगा। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, वो आप लोग करके देख सकते हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन है। ऑन 1 अप्रैल 2016 एक्स लिमिटेड परचेज द मशीन कॉस्टिंग ₹4 lakh and spent ₹50,000 on its installation। हमने 4 लाख की मशीन परचेज की और उसके इंस्टॉलेशन पर कितना खर्च किया हमने? 50,000। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी उस मशीन की? 4 लाख प्लस 50,000, 4,50,000। ठीक है। इसके बाद द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज 10 years। आपको लाइफ भी बता दी गई है एसेट की। आफ्टर विच द रेसिडुअल वैल्यू विल बी 50,000 ओनली। अगर आप 10 years के बाद इस मशीन को सेल करेंगे तो मे बी यू हैव टू गेट 50,000, यानी इसकी स्क्रैप वैल्यू आपको कितनी मिल सकती है? 50,000 रुपीज। Find the amount of annual depreciation according to the fixed installment method। ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये सेम ही है। मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, इसका दूसरा नाम क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो इस मेथड यही वही है, स्ट्रेट लाइन मेथड ही है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या फाइंड करना है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 years। मशीनरी अकाउंट तो हम कल डिस्कस करेंगे कि कैसे बनेगा, लेकिन अभी यहीं पर मुझे क्लास ओवर होने से पहले जल्दी से ये बताइए कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा। बहुत जल्दी से कैलकुलेट करिए क्योंकि बहुत इजी। 40,000। 40,000। वेरी गुड। कैसे फाइंड आउट किया? कोई एक स्टूडेंट जिसका मैं नाम लूं वो बताएगा। एक मिनट, मैं नेम से पूछती हूँ। बताइए। कशिश गुप्ता। कशिश है क्लास में अब? मैम पहले हमने इसकी जो यस मैम। हाँ बताइए बेटा। एनी अदर स्टूडेंट? इनकी आवाज नहीं आ रही या फिर इन्होंने अभी समझा नहीं है? एनी अदर स्टूडेंट? हाँ बताइए जल्दी से, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? मैम पहले हमने टोटल कॉस्ट निकाली 4 लाख प्लस 50,000 को प्लस करके। उसके बाद हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो हमारा डेप्रिसिएशन निकल गया 40,000। लेकिन आपने रेसिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं किया बेटा? यस मैम, मतलब 40,000 प्लस 50,000 का 4,000 50,000 आ गया, उसके हम 4,50,000 हाँ 4,50,000 में